हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम 2 दिनों से PYQ जो BACB स्टेट में पूछा गया था उसको करा रहे थे और आज हमारा जो है तीसरा सेशन है। और आज हम 2024 में आए हुए जितने भी PYQ है उसको हम कराएंगे। तो आज हम देखते हैं कि 2024 में 9 से 10 में पूछा गया जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा गया है, उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए, ये BACB स्टेट 2024 9 से 10 जो पेपर 1 का होता है उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है और नियमित तथा स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है वह क्या कहलाती है। पहला तो कह रहा है वह मधुर ध्वनि जो संगीत में प्रयोग की जाती है। तो संगीत में प्रयोग तो नाद होता है, लेकिन कह रहा है नाद में भी क्या कह रहा है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है वह क्या कहलाती है। तो ये जो है नियमित एवं स्थिर आंदोलन संख्या वाली होती है वह अब नाद ही कहलाएगी। वह मधुर ध्वनि जो संगीत उपयोगी होती है, तो संगीत उपयोगी तो नाद ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी होती है। तो एक सप्तक में आपके 22 श्रुतियां होती हैं और इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में इसका नाम जो है पूछता है कि ऐसे दे देगा, तिब्रा दे देगा, तिब्रा लिख करके पूछ देगा कि ये कौन सी श्रुति है। तो श्रुतियों से 2-3 प्रश्न तो हम देख रहे हैं अभी तक, जितना भी कर रहे हैं उसमें हर प्रश्न में श्रुति का नाम आ रहा है। तो आप याद कर लेंगे। पहला श्रुति होता है तिब्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, ऐसे करके 22 श्रुतियों का नाम आपको याद करना होगा। यही जो है कहीं से क्या करता है कि पूछ देता है। एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे पहले वाले जो हम करा रहे थे 2023 में था जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्लियर नहीं किया था। वो सिर्फ पूछ रहा था कि एक सप्तक में कितनी स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक सप्तक में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो एक सप्तक में आपके शुद्ध स्वरों की संख्या जो होती है 7 होती है। सा, रे, ग, म, प और प, ध और नी। अब इसमें क्या होता है 5 विकृत संख्या भी होती है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध स्वरों की संख्या पूछ रहा है। तो सिर्फ शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्थिति में दो वस्तुओं के स्पर्शघात से उत्पन्न वह नाद जिसे हम स्थूल कानों से सुनते हैं वो कौन सा नाद कहलाता है। कह रहा है देखिए नाद तो 2 प्रकार के होते हैं, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि नाद 2 प्रकार के होते हैं। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। तो कह रहा है कि वह नाद जिसको हम सामान्य स्थिति में या दो वस्तुओं को के स्पर्शघात से उत्पन्न हो, हम माने कि आसानी से सुन सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आहत नाद कहते हैं। अब जानेंगे अनाहत नाद के बारे में। नाद तो 2 प्रकार का होता है, पहला आहत और दूसरा अनाहत। अनाहत नाद वह है जो कि ऐसे सुनाई नहीं देता है, उसको महसूस किया जाता है। जैसे आप आंख बंद करके कान बंद करके महसूस करेंगे तो कुछ साई साई टाइप से आवाज सुनाई देगी, उसी को अनाहत नाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों की संख्या है। यही क्वेश्चन जो है फिर पूछ दिया। पहले श्रुतियों की एक सप्तक में श्रुतियों की कितनी संख्या होती है पूछा, और फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है, चाहे कितनी है। अगला क्वेश्चन है मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो मूर्छना जो है आपके
4 प्रकार के होते हैं। हर मतलब कि मूर्छना के 2 मत माना गया है, लेकिन दोनों मतों में 4 प्रकार ही मूर्छना का माना गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मूर्छना के 4 प्रकार ही होते हैं। पहला है पूर्णा, साड़विता, अड़विता, पूर्णा, साड़विता, अड़विता और साधारणीकृत, ऐसे करके है पहला मत। फिर दूसरा मत है संतरा, थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप उसको देख लेंगे। दूसरा मत क्या है? उत्तरायता क्या है? तो उत्तरायता जो है ये एक प्रकार का मूर्छना है, जो कि षड्ज ग्राम का तीसरा मूर्छना जो है वो उत्तरायता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? जैसे कि षड्ज ग्राम में आप समझेंगे, षड्ज ग्राम में भी 7 मूर्छना होता है और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छना होता है। तो षड्ज ग्राम का जो 7वीं मूर्छना है ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तरायता हो जाएगा। 2 श्रुत ऐसे भी पूछ देगा, उत्तरायता जो है ये षड्ज ग्राम की कौन सी मूर्छना है? तो उत्तरायता तीसरी मूर्छना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? पहले आप समझिए इसको कि श्रुतियां जो, जैसे कि आप षड्ज ग्राम ले लेंगे, तो षड्ज ग्राम का जो स्वरांतर होता है वो आपका इस तरह से होता है 4 4 3 4 4 3 हाँ, तो ये आपका हो जाएगा सा, नहीं 4 3 2 होता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, कोई नहीं। हाँ अब हो गया 4 3 2, 4 3 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 2 22। तो ये क्या हो गया? आपका 22 श्रुति हो गया। अब कह रहा है कि 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? सा रे ग। तो पहला आपका 2 श्रुतियों में आ जाएगा ग, ठीक है। फिर सा रे ग म प जो होता है वो भी 4 4 श्रुति का होता है, और सा रे ग म प ध और नी। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा? नी। तो 2 श्रुतियों का पूछ रहा है, तो इसमें नी नहीं दिया गया है, गंधार का मतलब ग होता है, तो इसका ग आंसर हो जाएगा। अब अगर 3 श्रुतियों का आपसे पूछ दे तो रे और ध, 4 श्रुतियों वाला पूछ दे तो सा ग और प, सा रे ग ध प। म और प, म प ध, तो ये हो जाएगा आपका ग और नी। ये हो गया आपका 2 श्रुतियों वाला। 3 श्रुतियों वाला हो गया ग और ध, और 4 श्रुतियों वाला हो गया सा म और प। ये स्पष्ट हो गया आपको। अब कह रहा है एक सप्तक में श्रुतियां कितनी मानी गई? फिर वही क्वेश्चन आपको आ गया, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। 22 श्रुतियां हो गया। आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज स्वर जो है कौन सी श्रुति पर है? देखिए आजकल के जो स्वर हैं वो प्रथम श्रुति पर माना गया है, और प्राचीन काल में जो श्रुति है वो अंतिम श्रुति पर माना जाता था। तो इस प्रकार ही आप देख लीजिए कि 4 4 3 2, 4 4 3 2 के हिसाब से बांटा गया है। तो सा का जो हो गया 4 श्रुति होता है, लेकिन सा जो है वो प्रथम श्रुति पर स्थापित है। इनमें से थाट की विशेषता चुनिए। कह रहा है कि थाट गाया जाता है? नहीं, थाट नहीं गाया जाता, राग का गायन होता है। थाट से राग की उत्पत्ति होती है, हाँ ये बात तो सही है। थाट में रजकता होनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, और थाट में आरोह अवरोह दोनों आवश्यक है, ये भी जरूरी नहीं है। राग रागनी वर्गीकरण
के कितने मत प्रमुख है? तो राग रागिनी जो वर्गीकरण है इसके 4 जो है मत प्रमुख है। पहला शिव मत, दूसरा कृष्ण मत, तीसरा भरत मत और चौथा हनुमान मत। शिव मत और कृष्ण मत ये जो होते हैं 6 राग और 36 रागिनियों वाला होते हैं, और भरत मत और हनुमत मत ये जो होते हैं 6 राग होते हैं और इसके 30 रागिनियां होती हैं। निम्न में से तीव्र स्वर कौन सा है? तो जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। विकृत स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोमल विकृत स्वर और दूसरा तीव्र विकृत स्वर। और कोमल विकृत स्वर वह है जो अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर गायन होता है, और तीव्र स्वर वह स्वर होता है जो कि शुद्ध स्थान से ऊपर की ओर गायन होता है। तो मात्र म ही एक ऐसा स्वर है जिसका गायन ऊपर की ओर उठ करके किया जाता है। थाट के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियां हैं? तो स्वर के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार, यानी कि कह रहा है कि जैसे कि औड़व, साड़व और संपूर्ण, यानी कि 5 मात्रा की, 6 मात्रा की या 7 मात्रा की। तो इसका 3 आंसर होगा। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में ग्राम राग वर्गीकरण किया गया है? नाट्य शास्त्र में कि बृहदेशी में कि संगीत रत्नाकर में कि संगीत दर्पण में? तो अभी तक आप लोगों ने ये जो 14 क्वेश्चन देखा ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। एक पहला ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डीपली किया है, थोड़ा सा मात्र डीपली किया है। तो इसका जो है हम आपको पहले ही बताया कि कहीं पे राग का अगर जिक्र हो तो आपका बृहदेशी हो जाता है। पहली बार राग राग का प्रमाण मिलता है वो आपके बृहदेशी में मिलता है। तो बृहदेशी से पहले का जो ग्रंथ हो जाता है ये तो नाट्य शास्त्र होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से आधुनिक काल में थाट प्रचलित है उसी प्रकार मध्य काल में क्या नाम से प्रचलित था? तो स्वर का तो मतलब आप समझ रहे हैं, ध्वनि का भी मतलब समझ रहे हैं, राग का भी अर्थ समझ रहे हैं। तो थाट को ही मेल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटकी संगीत में महान विद्वान व्यंकटमखी जी ने कितने मेल सिद्धांत दिए थे? तो व्यंकटमखी जी ने कुल जो है 72 मेल सिद्धांत माने थे, वो भी गणितीय आधार पर। इन्हीं के 72 मेल से भातखंडे जी ने उत्तर भारत में 10 थाटों का प्रचार और प्रसार किया। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 से अधिक रागों के मिश्रण को छाया लग कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है संकीर्ण राग क्या है, या तो संकीर्ण राग होगा नहीं। संकीर्ण राग क्या है, शुद्ध राग क्या है, छाया लग राग क्या है? जैसे कि मध्यकाल में रागों को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला शुद्ध राग, दूसरा छाया लग राग और तीसरा संकीर्ण राग। पहला वह राग जो जिस पर दूसरे रागों की छाया नहीं आती है या दूसरे रागों में जाकर नहीं मिलता है, दूसरे राग इसमें नहीं आकर मिलते हैं, दूसरे राग का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह राग क्या कहलाया? शुद्ध राग कहलाया। दूसरा वह राग जिसमें नहीं, ये देखिए 2 से अधिक रागों का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 से अधिक रागों के मिश्रण को संकीर्ण राग कहते हैं। ये इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संकीर्ण राग, क्योंकि 2 रागों के मिश्रण को क्या कहेंगे आप? छाया लग राग कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लेंगे। जिसमें देखिए क्या होता है कि एक राग है और जिस पर दूसरे किसी राग का छाया समझ में आता है या दूसरे किसी राग में मिलकर गायन होता है, वो छाया लग राग कहलाता है। और संकीर्ण राग वह राग है जिसका गायन 2 या 2 से अधिक रागों के मिश्रण से किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये 2 रागों के मिश्रण को नहीं दिया है, 2 से यहाँ पे अधिक कर दिया है। लेकिन आयोग जो है, स्टेट जो है, ये छाया लग आंसर कह रहा है, लेकिन छाया लग इसका आंसर होगा नहीं, ये मिस्टेक किया है बताने में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, रागांग पद्धति किसने स्थापित की? तो रागांग पद्धति तो भातखंडे ने नहीं की, भातखंडे जी ने तो थाट राग वर्गीकरण किया। और श्री नारायण मोरेश्वर खैरे जी जो हैं ये आपके रागांग पद्धति के जनक हैं और इन्होंने 30 रागांग माने हैं और 30 रागांग के आधार पर रागों का वर्गीकरण किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 72 मेलकर्ताओं सिद्धांत 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 72 मेलकर्ता जो है ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये वेंकट मक्खी ने 72 मेल का सिद्धांत किया। अगला क्वेश्चन है कि जो रचना ताल से बंधी हो, ताल से बंधी न होकर केवल स्वरबद्ध हो उसे क्या कहते हैं? निबद्ध कहेंगे, अलप्ति गान कहेंगे, अनिबद्ध गान कहेंगे कि स्वस्थान का नियम कहेंगे? तो गान तो पहले आप जान लीजिए कि जो गान होता है वो दो ही प्रकार का होता है, पहला निबद्ध गान और दूसरा अनिबद्ध गान। तो ये अलप्ति गान और स्वस्थान का नियम ये तो आपके मतलब कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, लेकिन अब कह रहा है कि ये अलप्ति स्वस्थान के नियम ये सब तो आलाप के प्रकार है। जो अब कह रहा है कि जो रचनाएं ताल में बंधी न होकर और केवल स्वरबद्ध हो, तो जो ताल में बंधा हो और स्वर में भी बंधा हो उसे क्या कहते हैं? निबद्ध गान कहते हैं। और जो ताल में नहीं बंधा हो उसको क्या कहेंगे हम? तो अनिबद्ध गान कहेंगे। भले वह स्वर में बंधा हो लेकिन ताल में अगर नहीं बंधा है तो वो अनिबद्ध गान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग के स्वरों का विस्तार जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन होता है वह क्या कहलाता है? तो जिसमें रागों के 10 लक्षण का पालन होता है वो आपका राग आलाप कहलाता है। प्राचीन में रूपक आलाप विधि है राग की, ताल की, तान की या आलाप की? ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि डीप से पूछा हुआ है। अब ये हम आपको बताए थे कि इधर एक ये पहला क्वेश्चन था जो डीप से पूछा था, बाकी ये वो दूसरा क्वेश्चन है जो डीप से पूछा हुआ है। प्राचीन काल में प्राचीन रूपक आलाप विधि है, रूपक आलाप, राग आलाप, आलाप्ति गान और स्वस्थान के नियम ये किस चीज के हैं? ये चारों जो हैं ये देखिए यहाँ पे तो दिया ही है, रूपक आलाप, राग आलाप, आलाप्ति गान और स्वस्थान के नियम, ये चारों जो हैं ये आपके आलाप के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था? सन्यासी, अक्षिप्तिका, प्रबंध गायक, कलावंत। तो प्राचीन काल में जितने भी ध्रुपद गायक हुआ करते थे उन्हें कलावंत कहकर पुकारा जाता था। एक सफल नायक के लिए क्या आवश्यक है? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये जितने भी जो कि शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, उपशास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे या रचना से संबंध रखते थे, जो भी संगीतकार हुआ करते थे उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला नायक, दूसरा गायक, नायक और गायक, ये दो भागों में बांटा गया। तो जो गायक होते थे वो मतलब कि गुरुओं द्वारा किसी भी चीज को जब सिखाया जाता था तो उसको नायक, गायक और पंडित, देखिए 3 ही होते थे, नायक, गायक और पंडित। तो गायक वो होते थे जो कि गुरुओं द्वारा किसी चीज को सिखाया गया और वो स्टेज पर आकर सेम टू सेम उस चीज का गायन कर देते थे या वादन कर देते थे, उनको गायक कहा जाता था। अब जानेंगे नायक। नायक कोई व्यक्ति होते थे जो कि संगीत और शास्त्र दोनों में उनको ज्ञान होता था, उसको हम लोग नायक कहते थे। और पंडित वो होते थे जिनको मतलब कि शास्त्र का ही सिर्फ ज्ञान होता था, उनको रचनात्मक ज्ञान नहीं होता था। तो ये एक सफल नायक के लिए आवश्यक है, ऐसे व्यक्ति को संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, ये तो जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, हाँ ये भी सही है। ऐसे व्यक्ति को संगीत एवं शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब आपका ये हो जाएगा कि वैसे व्यक्ति जिनको संगीत
में शास्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है और संगीत के मतलब शास्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है और संगीत का भी ज्ञान होना जरूरी है। आलाप्ती गान किस श्रेणी में आता है? तो जो आलाप्ती गान है हम तो अभी आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी हैं ये आलाप के प्रकार हैं और आलाप किसके अंतर्गत आते हैं? अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनिबद्ध गान। ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल जी जो थे, ये आप याद भी कर लीजिएगा कि ग्वालियर घराने के जो संस्थापक थे वो गुलाम रसूल है। ये मान के चलिए तो बहुत ही अच्छा एक वन लाइनर आपको मिल गया। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? तो ग्वालियर घराने के संस्थापक गुलाम रसूल थे। अब गुलाम रसूल किस शहर से हैं? तो गुलाम रसूल जो हैं ये आपके लखनऊ शहर से थे। ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ध्रुपद का जो आविष्कारक है ये आपकी राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विलंबित लय में, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है। गुलाम रसूल कहाँ से थे? तो लखनऊ से थे। इसमें क्या समझाया जाएगा? अगर आपसे ही पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं तो यहाँ से है, उसमें क्या समझाना है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये समझाने वाली बात थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे समझने की जरूरत है। पहला होता है छोटा ख्याल, दूसरा होता है बड़ा ख्याल, मध्य ख्याल कोई नहीं होता है। तो छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल वह ख्याल होता है जो कि मध्य लय में इसका गायन होता है या द्रुत लय में गायन होता है, लेकिन बड़ा ख्याल जो है उसका गायन जो होता है विलंबित लय में होता है। तो जैसे कि इसमें एक ताल बजता है, तिलवाड़ा ताल बजता है, या मतलब आदि बहुत सारे ऐसे ताल हैं जो इसमें बजते हैं। इसमें 3 ताल हो जाएगा, झप ताल हो जाएगा, इस तरह से ताल बजता है। ध्रुपद के सेनिया वाणी का संबंध किससे है? ध्रुपद की जो सेनिया वाणी है उसका संबंध पूछ रहा है कि किससे। ध्रुपद ये जो है तानसेन द्वारा या तानसेन के वंशजों द्वारा इस सेनिया घराने का क्या किया गया? तो प्रचार और प्रसार किया गया। और सेनिया घराना ये जो है ये तत्ववादियों का घराना है। अगला क्वेश्चन है कि धमार के शब्द किस भाषा में निबद्ध होते हैं? तो धमार के शब्द जो होते हैं ये आपको अधिकांशतः जो होते हैं ये होरी का गायन होता है। इसमें कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण के भजन मिलते हैं, मैंने कृष्ण का इसमें हंसी टिठोली राधा के साथ मिलता है, ब्रजवासियों के साथ मिलता है। इसका जो है जो होरी होता है उसका अधिकांशतः जितना भी है रचना ये आपके ब्रज भाषा में ही मिलता है। ठुमरी में निम्नांकित में से किसका प्रयोग नहीं होता है? कह रहा है कि इसमें ठुमरी जो है ये चारों में से किसका प्रयोग ठुमरी में नहीं होता? तो बोल तान का जो प्रयोग है ये ठुमरी में होता है। जब आप तान पढ़ेंगे उसमें आप बोल तान का अर्थ समझ पाएंगे। पलटा का भी प्रयोग होता है। मुर्की का तो मतलब आप समझ ही नहीं है कि मुर्की क्या होता है। ये जो ठुमरी में नोम तोम का आलाप होता है ये नहीं होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नोम तोम का आलाप का प्रयोग ठुमरी में नहीं होता है। ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया? जैसे कि अब आप वेद का चर्चा करेंगे तो सुशिर वाद्यों को क्या कहा जाता है? तो सुशिर वाद्यों को ऋग्वेद में नाष्ठी कहा गया है। उदात, अनुदात और स्वरित ये 3 स्वर हैं। स्वरों के भेद किस युग में पाए जाते हैं? तो ये अगर पूछता कि संगीतमय वेद या कुछ भी तो ये तो सामवेद हो जाता है, लेकिन सामवेद से पहले ही उदात, अनुदात और स्वरित इन तीनों स्वरों का विकास हो चुका था। तो आपका ऋग्वेद काल जो हो जाएगा, ऋग्वेद युग जो हो जाएगा वो ये आपका उदात, अनुदात और स्वरित के मतलब युग हो जाएगा।
अब कह रहे हैं सामगान में प्रयुक्त स्वरित स्वरों के अंतर्गत आते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि स्वरित जो है, जैसे कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त होता है जो अपने स्थान से ऊपर मान लीजिए, स्वरित मध्य मान लीजिए, और उदात्त और अनुदात्त क्या करें कीजिए, उसको विलंबित मान लीजिए, नीचे की ओर मान लीजिए। तो यही होता था। अब कह रहा है कि सामगान में प्रयुक्त होने वाले जितने भी सामगान के प्रयुक्त स्वरित जो है उसको सा, म और प, ये तीनों स्वर कहा गया। सामगान के कितने गायक होते हैं, तो ये हम तो आपको हर रोज बताते हैं कि सामगान के गायक जो होते थे ये तीन ठो गायक होते थे। पहला उद्गता, प्रतिहर्ता और प्रस्तोता। उद्गता मुख्य गायक होता था, प्रतिहर्ता और प्रस्तोता जो होते थे ये उद्गता के सहायक गायक होते थे। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों में समूह जिससे संगीत के काल प्रमाणों का अंक जाता है क्या कहलाता है। विभिन्न मात्राओं के विविध समूह जिसमें संगीत के काल प्रमाण को आंका जाता है वह क्या कहलाता है। तो जिससे संगीत को मान लीजिए आंका जाता था, काल को, उसको क्या कहा जाता था। तान तो कहलाएगा नहीं, लय नहीं कहलाएगा, श्रृंगार भी नहीं कहलाएगा, तो उसको ताल कहते थे। टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता होती है। टप्पा जो है ये थोड़ा चंचल प्रकृति का राग है, राग कह रहे हैं, गायन शैली है। जैसे कि आप घोड़े का टाप देखे हैं, टाप, उसी तरह से इसका क्या है, इसकी शैली है। अब कह रहा है कि टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की, भक्ति रस की, करुणा रस की। तो ये जो है इनमें से इसका कोई भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि टप्पा में श्रृंगार रस की क्या होती थी, प्रधानता होती थी। इसमें अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, टप्पा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, ठुमरी में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, चैती में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। तो हमने पहले ही बताया कि तीन गायक होते थे, पहला उद्गता, दूसरा प्रस्तोता और तीसरा प्रतिहर्ता। तो वैदिक काल के मुख्य गायक जो होते थे उनको उद्गता कहा जाता था। दक्षिण संगीत पद्धति में थाट को किस नाम से पुकारा जाता था। दक्षिण में भी इसको मेल कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि थाट को मध्य युग में किस नाम से पुकारा जाता था, तो वहां पे भी इसका नाम मेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक ताल या तालबद्ध रचना को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक ताल और उसके तालबद्ध रचना को प्रत्येक छोटे छोटे विभाग में विभाजित किया जाता है। जैसे कि तीन ताल आप ले लीजिए, धा धिन धिन धा एक विभाग, एक खंड, धा धिन धिन धा दूसरा खंड, तीसरा खंड, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तीन तीन धा, धा धिन धिन धा। तो ऐसे चार खंडों में विभाजित किया गया। तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको आप विभाग कहा जाता था। और विभाग को ऐसे खड़ी पाई द्वारा क्या किया जाता था, तो सूचित किया जाता था। इसको भी आप याद करेंगे कि विभाग को खड़ी पाई द्वारा सूचित किया जाता है। वह समपदी ताल जो केवल विलंबित लय में बजाई जाती है, वो कौन सी ताल है। तो ये अठताल होगा, थोड़ा सा या कुछ लिखा होगा, झपताल लिखा होगा। तो झपताल जो है ये आपके मध्य लय में भी इसका गायन वादन होता है। चौताल, तीन ताल का तो द्रुत लय तक वादन होता है, चौताल का भी मध्य। तो इसका तिलवाड़ा ताल, यहाँ पे नी हो गया है लेकिन नी नहीं होगा, ये क्या होगा, ती होगा। तिलवाड़ा ताल। अगला क्वेश्चन है कि 16 मात्रा का वह ताल जिसमें केवल विलंबित ख्याल ही गाए जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका भी आंसर
16 मात्रा का वह ताल जिसमें तिलवाड़ा विलंबित ख्याल की गायन की जाती है, तो वो तिलवाड़ा ताल हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में है। ये क्वेश्चन आपको कल भी मिला था कि पुरंदरदास की अधिकतम रचनाएं जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। अब अगला है क्वेश्चन कि कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरा किस नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटकी संगीत को दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को उत्तरी संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या उत्तरी संगीत पद्धति एक ही है, केवल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बार बार लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए। आप समझ लीजिए, राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर वादी स्वर, संवादी स्वर और अनुवादी स्वर, ये 3 स्वरों का ही प्रयोग राग में होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो आपके वादी स्वर का होता है, उसके बाद संवादी स्वर का होता है और उसके बाद अनुवादी स्वर का होता है। विवादी स्वर का प्रयोग करने से राग का जो स्वरूप है वो बिखर जाता है और कहीं कहीं पे विवादी स्वर का प्रयोग अलग अलग रचनाकारों द्वारा अच्छा दिखने के लिए, कि विवादी स्वर जो है ये थोड़ा सा प्रयोग कर देने से राग में रंजकता बढ़ाने के लिए इसका बहुत माने अल्प प्रयोग किया गया है। जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम प्रयोग हो, ये क्वेश्चन आ गया। अभी हम आपको समझा ही रहे थे, संवादी स्वर कहा जाता है इसको। जो राग रात और दिन की संधि बेला में गाए या बजाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आप समझिए, जन्य पहला है परमेल परवेशक राग। परमेल परवेशक राग किसको कहेंगे। तो परमेल परवेशक राग वह राग है, परमेल, मेल का मतलब हो गया थर्ड, पर का मतलब हो गया दूसरा और प्रवेश का मतलब हो गया प्रवेश करना। तो इसका सब अर्थ समझिए कि वह राग जो अब एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं, परमेल प्रवेशक कहते हैं। दूसरा है संधि प्रकाश राग। अब इसको समझिए, ये सुबह में या शाम में जब मतलब कि बीच बीच का समय हो, या उसको नहीं दिन कहेंगे नहीं रात कहेंगे, जैसे कि अभी सुबह भी हो रहा है और रात का समय भी ढल रहा है, या रात का समय होने वाला है और दिन का समय ढल रहा है, उस टाइम पे इसका गायन किया जा रहा है। तो कह रहा है कि राग रात और दिन के संधि बेला में गायन हो, उसको हम क्या कहते हैं, संधि प्रकाश कहेंगे। अब जन्य राग आप समझ लीजिए, ये भी पूछता है। तो वह राग जो कि अपने थाटों के नाम पर है, वो तो आश्रित हो गया, मतलब ये जो किसी थाट से उत्पन्न है वो जन्य राग हो गया। और पूर्व राग जिसमें पूर्वांगवादी स्वर का प्रयोग किया गया है उसको पूर्व राग कहेंगे। संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थी उर्दू प्रचलित शब्द क्या है। नियाज है, ख्याल है, रियाज है, अंदाज है। तो रियाज जो है इसका समानार्थी और उर्दू शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगी क्या है। तो लगी जो है ये एक प्रकार के तबले के बोल समूह है, जैसे कि लगी हो गया, और लगियों की बहुत सारी श्रृंखला को लड़ी कहते हैं, कायदा हो गया, ठेका हो गया, ये जितने भी होते हैं ये तबला के बोल समूह होते हैं। विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या है। ये तो जो हो गया ये तो कागपद का चिन्ह हो गया, ये प्लस जो हो गया ये तो ताली का चिन्ह हो गया विष्णु दिगंबर पद्धति में, और ये जो हो गया आपका खाली का चिन्ह हो गया। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है। तो राग भूपाली का वादी स्वर आपका हो जाएगा ग। घन वाद्य में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं। तो हमने पहले ही वाद्य जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाद्य वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला सुशीरवाद, दूसरा अवनदवाद, तीसरा तत्ववाद और चौथा घनवाद। तो ये आप समझ लीजिए, तबला जो हो गया ये अवनदवाद हो गया, तानपुरा जो हो गया ये तत्ववाद हो गया, शहनाई जो हो गया ये सुशीरवाद हो गया,
और घंटा जो है ये आपका घनवाद हो गया। निम्नलिखित में से तथ्यवाद कौन सा है? तो आपका तथ्यवाद जो हो जाएगा ये वीणा हो जाएगा, हारमोनियम जो है ये आपके सुशीर वाद्य हो जाएंगे, झाला जो है ये आपके घनवाद हो जाएंगे, डमरू जो है ये आपके अवनदवाद हाँ अवनदवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये नहीं होगा, इसका सही जवाब वीणा होगा। ये तथ्यवाद जो है वीणा हो जाएगा। तानपुरे में कितने तार होते हैं? ये कल भी क्वेश्चन आया था। तानपुरे में 4 तार होते हैं और चारों तार को प सा सा या गौ सा सा या नी सा सा या ऐसे करके मिलाया जाता था। तानपुरे में उत्पन्न नाद जिनसे तानपुरे के तार को मिलाया जाता है वह कौन सा स्वर कहलाता है? मूल स्वर, मूल नाद कहलाता है, सहायक नाद कहलाता है, आहत नाद कहलाता है या अनाहत नाद कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? मूल नाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और आघात किए जाने से बचते हैं किस श्रेणी के वाद्य हैं? तो ये आपके जो हैं इसमें अवनदवाद कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, घनवाद ही 2 बार दे दिया है। ये भी क्वेश्चन जो है ये आयोग द्वारा क्या हुआ है? गलत हुआ है। वे वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं वे अवनदवाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवनदवाद कहलाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जी जो हैं ये सितार वादक थे, बहुत अच्छे सितार वादक थे। इनका घराना जब पूछ देगा तो मैहर हो जाएगा। और पंडित रविशंकर जी के अगर गुरु का नाम पूछ दे तो उनके गुरु का नाम हो जाएगा अलाउद्दीन खां। वो अलाउद्दीन खां जी जो थे वो मैहर घराने के संस्थापक माने जाते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि अली अकबर खां के वंशज विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खां किस वाद्य के वादक हैं? रबाब के हैं, वीणा के हैं, सरोद के हैं या सितार के हैं? तो जो अमजद अली खां जी जो हैं ये बहुत ही अच्छे सरोद वादक थे। पश्चात संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो पश्चात संगीत में 8 स्वरों का प्रयोग हुआ करता था। जैसे कि हम लोग जो है सा से नि तक जो है 7 स्वर मानते हैं, लेकिन पश्चात संगीत में मध्य सा से लेकर के तार सा तक यानी कि पहला भी सा और दूसरा भी सा माना जाता था, इसलिए इसमें 8 संगीत का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पश्चात संगीत में 2 या 2 से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो पश्चात संगीत में हम पहले ही बताए हैं कि पश्चात संगीत में हारमोनी का उपयोग होता है और उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मेलोडी का प्रयोग होता है। पश्चात संगीत में तीव्र स्वर को कहते हैं। तो फ्लैट स्वर, फ्लैट नोट जो हो गया ये क्या हो गया? कोमल स्वर हो गया। और शार्प नोट जो हो गया ये आपका क्या हो गया? फ्लैट नोट को ऐसे बी लिखकर सूचित किया जाता है, शार्प नोट को ऐसे हैज के तरह से करके नोट किया नोटेशन इसका दिया जाता है। स्वरों के पृथक पृथक स्वरूप के आधार पर चित्र को आकर्षित करने वाली स्वर रचना क्या कहलाती है? स्वरों के पृथक पृथक रूप से पृथक पृथक स्वरूपों के आधार पर चित्रों को आकर्षित करने वाली स्वर रचना को हम क्या कहेंगे? मेलोडी कहेंगे। मेल और थाट तो होगा नहीं, हारमोनी जो है ये पश्चात संगीत का है, तो इसका सही आंसर मेलोडी हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक स्वर को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? हारमोनी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पश्चात संगीत में एक से दूसरे स्वर तक सबसे छोटी दूरी, एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, सेमी टोन कहते हैं? तो हाँ उसको सेमी टोन कहते हैं। हाफ टोन या शार्प टोन, टोन ये सब नहीं होगा। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिय वाद्य कौन सा था? आइंस्टीन जो थे एक बहुत ही अच्छे क्या थे?
वैज्ञानिक थे और कह रहा है कि इनको कौन सा वाद्य जो था वो बहुत ही प्रिय था। तो आइंस्टीन को वायलिन जो था ये बहुत ही प्रिय था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की रचना निम्न में से कौन है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की जो रचना है वो आपके संगीत बाल बोध है। अगला क्वेश्चन है आपका संगीत रत्नावली, संगीत शास्त्र दर्पण, संगीत सार, ये जो है ये तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म है ये 1897 ईस्वी में गुजरात के एक बड़ौदा शहर में इनका जो जन्म हुआ था। इनका जन्म डेट अगर पूछ दे तो 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा रियासत में इनका जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे कहाँ हुआ था पूछ रहा था, तो बड़ौदा हुआ था। अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। अलाउद्दीन खां वो हैं जिनके शिष्य पंडित रविशंकर हैं, जिनकी पुत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, जिनके पुत्र जो हैं अमजद अली खां, हाँ अमजद अली खां है। तो कह रहा है कि अलाउद्दीन खां जो थे ये सरोद के लिए क्या हुए, विश्वविख्यात हुए। लेकिन ये हर वाद्य को बजाया करते थे ऐसा नहीं है, लेकिन सरोद जो है उसके लिए ये प्रसिद्ध हुए। हिंदुस्तानी संगीत के वह प्रवर्तक कौन थे जिनके द्वारा स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार संगीत के घरानों को कैद खाने में मुक्त कराकर आम जनता के बीच उपस्थित किया गया। कह रहा है कि वह हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सा मतलब कलाकार है, वह कौन प्रवर्तक कौन था जो कि घरानों से प्रतिबंधित नहीं हुआ, उसको घरानों से हटा करके उसको क्या किए, लयबद्ध किए, उसको स्वरलिपि एक बनाए ताकि हर कोई सीख सके। तो आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी जो थे, जो एक स्वरलिपि बनाए। स्वरलिपि तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी भी बनाए थे, लेकिन उनका जो स्वरलिपि पद्धति है वो थोड़ा कठिन है। लेकिन विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो स्वरलिपि पद्धति है ये बहुत ही सरल और सहज है, जो कि हर कोई इसको आसानी से सीख सकता है, गायन कर सकता है, वादन कर सकता है। उस विश्वविख्यात गायक कलाकार का नाम बताइए जिन्हें मंगिन नहीं, संगीत होगा यहाँ पे थोड़ा सा, संगीत गुण के लिए संगीत सम्राट, संगीत मार्तंड, पद्मश्री आदि उपाधियों द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये आपके जो कलाकार हो जाएंगे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी जो हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जिनको संगीत सम्राट द्वारा, संगीत मार्तंड द्वारा और पद्मश्री, ये तीनों पुरस्कारों द्वारा क्या किया गया है, तो ओमकार नाथ ठाकुर जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भातखंडे जी का उपनाम क्या है। तो भातखंडे जी को चतुर पंडित के उपनाम से जाना जाता था। सदारंग का तो सदारंगीले का सदारंग नियामत खां का उपनाम था। अगला क्वेश्चन है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 24 जून 1937 मुंबई में, 24 जून 1897 गुजरात को, 24 जून 1937 राजस्थान को, 24 जून 1937 महाराष्ट्र को। तो हमने अभी कुछ सवाल पहले ही अभी आपको बताया था कि 24 जून 1897 गुजरात के बड़ौदा रियासत में ओमकार नाथ ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ का रचना काल क्या है। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ का जो रचना काल है ये 13वीं शताब्दी है। 1210 से लेकर के 1247 तक संगीत रत्नाकर का रचना काल माना जाता है। और संगीत रत्नाकर ये जो ग्रंथ है इसके रचयिता आपके पंडित सारंगदेव जी हो जाएंगे। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है। तो ये संगीत रत्नाकर से लगभग इतना ही क्वेश्चन
इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ग्रंथ बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? देखिए यहाँ पे आ गया है फिर तो ग्रंथ बृहदेशी है, इसके क्या है 8 अध्याय हैं। सारंग देव द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? अभी हमने आपको बतलाया कि संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है। राग तरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है? सारंग देव जी जो हैं ये तो आपके संगीत रत्नाकर के हो गए। मतंग मुनि जो है ये आपके बृहदेशी के हो गए। कोहल जी इसका नहीं होंगे, और कोहल जी का पुस्तक हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन राग तरंगिणी के रचनाकार हो जाएंगे आपके पंडित लोचन। मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्यायों में संगीत ताल तथा वाद्यों की चर्चा किया गया है? फिर पूछ रहा है कि मतंग द्वारा कौन सा ग्रंथ का रचना किया गया। अभी हमने आपको बताया कि मतंग द्वारा बृहदेशी का रचना किया गया, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बृहदेशी में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं। तो आप स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि बृहदेशी वह ग्रंथ है जो कि मतंग द्वारा रचित ग्रंथ है और जिसके क्या है 8 अध्याय हैं। ताल प्रकाश के लेखक कौन है? तो ताल प्रकाश के लेखक जो है वो भगवत शरण शर्मा जी हैं। राग दरबारी कन्हड़ा की उत्पत्ति किस थाट से मानी गई है? तो राग दरबारी कन्हड़ा की जो उत्पत्ति है ये आसावरी थाट से मानी गई है। राग मालकोंस का वादी स्वर क्या है? तो राग मालकोंस का जो वादी है वो मध्यम है, और जो संवादी है वो सा है, तो इसका म सा संवाद हो जाएगा। शुद्ध कल्याण राग का संवादी स्वर क्या है? तो शुद्ध कल्याण राग का संवादी जो हो जाएगा आपका ध हो जाएगा, और वादी ग हो जाएगा। राग देश कौन से थाट से उत्पन्न राग माने गए हैं? तो राग देश जो है ये आसावरी थाट का राग है। अगला क्वेश्चन है कि गौड़ सारंग किस थाट का राग है? तो गौड़ सारंग जो है ये कल्याण थाट का राग है। इसमें मत कल्याण थाट में क्या होता है? मत तीव्र होता है। आसावरी में गधनी कोमल होता है। और कौन सा थाट था? बिलावल में सभी स्वर जो होते हैं शुद्ध होते हैं। पूर्वी में क्या होता है? रेध कोमल और मत तीव्र होता है। तोड़ी में रेग ध्वनि कोमल और मत तीव्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव हो भैरवी हो सबका गायन समय प्रातः काल है। राग पुरिया धनाश्री का गायन समय संध्या काल है। ये संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है। झपताल में कितनी मात्राओं खाली कितनी मात्राओं पर पड़ता है? तो झपताल का जो बोल हो गया आप समझिएगा, धिन धिन ना धी धिन ना ती ना धी धी ना, तो इसका जो खाली है वो छठी मात्रा पर पड़ता है। पहली मात्रा, तीसरी मात्रा और आठवीं मात्रा पर क्या होता है? ताली होता है। 4 ताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? तो ये जो 4 ताल हो गया ये आपके ध्रुपद के साथ गायन और वादन किया जाता है। धमार के साथ दमार हो गया, ठुमरी के साथ जो हो गया दीपचंदी हो जाता है, ख्याल के साथ 3 ताल, झप ताल, ऐसे रूपक ऐसे बोल होते हैं, ताल होते हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा ताल में आपकी 8 मात्राएं होती हैं। 6 मात्रा वाला ताल हो जाएगा दादरा, 7 मात्रा वाला ताल हो जाएगा आपका रूपक, 10 मात्रा वाला ताल हो जाएगा आपका झपताल। झपताल एवं सुलताल में कितनी मात्राएं होती है? तो अभी हमने बताया झपताल और सुलताल में आपके 10 मात्राएं हो जाती है। चौताल में कितनी मात्रा होती है? तो चौताल में आपके 12 मात्रा होती है। 10 मात्रा तो आपका हो जाएगा सुलताल में, 9 मात्रा आपका हो जाता है बसंत ताल में। कोई 9 मात्रा मानता है, कोई के 18 मात्रा मानता है, और 11 मात्रा जो होता है वो आपके रुद्र ताल में होता है। अब कह रहा है एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में आपके 6 विभाग होते हैं। धिन्ना नहीं, धिन धिन धागे त्रिकिट तुन्ना कत्ता धागे त्रिकिट धिन्ना, यही आपके एक ताल के बोल हो जाते हैं। पश्चात स्वर लिपि में पश्चात स्वर लिपियों को कितने विभागों में विभाजित किया गया है? तो जितने भी पश्चात संगीत में स्वर लिपियां हैं उसको 4 भागों में क्या किया गया है? तो विभाजित किया गया है। च्यू स्वर लिपि पद्धति के
नामकरण किस गणितज्ञ के आधार पर हुआ है? तो च्यू के ही आधार पर स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार हुआ है। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो आपकी जो कजरी है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से अधिक संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार मलिक ये क्या हुआ? ये बिहार के दरभंगा घराने से संबंध रखते थे और ये ध्रुपद का गायन करते थे और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, इसलिए इनमें से सभी से ये संबंध हैं। पूर्वी गीत के जनक किनको माना जाता है? ये भी जो है बिहार से इसका ये क्वेश्चन है, बिहार का एग्जाम है इसलिए बिहार से 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पूर्वी गीत के जो जनक हैं ये आयोग द्वारा महेंद्र मिश्र को माना जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है ये आपके बिहार राज्य के डुमरांव एक जगह है, वहीं से संबंध रखते हैं। सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है? तो सूरबीन जो वाद्य है ये दक्षिणी क्षेत्र का वाद्य है। और आज जो है थोड़ा समझाने में क्लास जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो कोई नहीं, आज जो है 100 प्रश्नों का जो सिलसिला है यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो 2024 का जो PYQ है जो 9 से 10 में पूछा गया है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो आज का क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम अगले दिन ऐसे ही 100 प्रश्नों का सिलसिला हम लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।